नमस्कार बच्चों, सीए फाउंडेशन में आपका पेपर नंबर 2 हुआ। बिजनेस लॉ से रिलेटेड मैं ये रिव्यू लेक्चर दे रहा हूं विद अ रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली आपके पेपर चल रहे हैं, आप ये रिव्यू लेक्चर ना देखें जब तक आपके पूरे पेपर ना हो जाए। रिव्यू डालने का पेपर वाले दिन ही मकसद सिर्फ ये रहता है कि जिनका अटेम्प्ट बाद में है उनको एक चीज रहती है कि सर पेपर कैसा है, तो इसलिए उनके लिए कि आप अभी देख लें और जो पेपर दे रहे हैं बच्चे अपने पेपर कंप्लीट होने के बाद ही आप इस रिव्यू को देखें, ताकि बिना मतलब में कोई आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो। रीजन क्या होता है, कई क्वेश्चंस का आंसर बड़ा सिंपल होता है लेकिन कईयों में होती है इंटरप्रिटेशन। तो ऑब्वियसली जब मैं रिव्यू कर रहा हूं तो मेरी जो लीगल सेंस है स्वाभाविक है मैं उसके हिसाब से ही ये रिव्यू लेक्चर दूंगा, लेकिन क्योंकि लॉ में हमेशा एक इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो सकता है, तो हो सकता है एंड में आईसीआई का एक आधे पर्सन में उनका जवाब डिफरेंट हो, राइट। तो इसलिए थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, कंपलसरी है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर मुझे दिया गया है पीडीएफ वो इतनी क्लियर नहीं मुझे मिल पाई, कुछ कोई ब्लैक थी, कोई बहुत ज्यादा व्हाइट थी, तो जैसे है तो थोड़ा बेयर करें इसे। पढ़ के मैं सारा बता रहा हूं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 5 में से 4 करने होते हैं। कहा गया है ABCD 4 पार्टनर्स हैं, तो हमें लगता है जैसे क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट का हो, उसके ऊपर नहीं है। इन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया ये 6 लाख रुपए देंगे मिस्टर एफ को, लेकिन B एंड C ये दो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। B वॉज अनएबल टू पे द अमाउंट, एनी अमाउंट, मतलब वो इतना इंसॉल्वेंट हो गया, 1 रुपया भी नहीं है, जबकि C 50,000 दे पाएगा। पहली बात देखिए 6 लाख है, 4 पार्टनर्स है, तो अंडरस्टूड है इनको देना 1.5 लाख रुपया। तो एक चीज क्लियर हो गई, B तो कुछ भी नहीं दे पाएगा, लेकिन जो मिस्टर C है वो 50,000 रुपए दे पाएगा। इन दैट सिचुएशन दैट मीन्स उसका कितना पैसा डूब गया, 1 लाख नहीं मिला, तो 2.5 लाख रुपए पक्का डूब गए। ये किसे बेयर करने पड़ेंगे, बाकी दो पार्टनर्स A एंड B को। हुआ क्या, A ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए मिस्टर F को। तो आपसे पूछा गया है बताइए A कितना पैसा रिकवर कर पाएगा, द अमाउंट फ्रॉम D। D कौन है, एक और पार्टनर, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए इसके ऊपर आप पढ़ते हैं सेक्शन 43, ये हम पढ़ते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर के ऊपर, और हम उससे रिलेटेड क्या पढ़ते हैं कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन का राइट होता है, राइट, और जो कोई लॉस वगैरह भी हो जाए तो उसका भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, शेयर। तो जैसे यहां पे 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, किसको भरने पड़े पैसे, मिस्टर ए को भरने पड़े। अब पूछा गया है आप डी से कितना रिकवर कर पाएंगे, तो लॉस को 1/2 कीजिए, हाफ शेयर करेंगे 1,25,000, प्लस जो डी का अलग से शेयर कितना बनेगा वही 1.5 लाख रुपए। तो दैट मीन्स आप डी से 2,75,000 रुपीज क्या कर सकते हैं, आप रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम डी एज मिस्टर ए। अगला प्रश्न इसमें फिर से 4 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, बहुत बार पहले इस तरह के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, एक प्राइवेट लिमिटेड है, आपने 36 करोड़ लिए हैं एक और कंपनी से, लेकिन आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी की मैक्सिमम बोरिंग पावर क्या है, 30 करोड़ रुपए है। देखिए हम क्या पढ़ के आते हैं, हम पढ़ते हैं एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों के दोनों क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं अंडर सेक्शन व्हाट 399 ऑफ कंपनीज एक्ट। कि कोई भी पार्टी जो कंपनी से डील करे, जो भी कोई आउटसाइडर कह लीजिए, आप उसे क्रेडिटर कह लीजिए, हम ये लेके चलते हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम प्रिज्यूम कर लेंगे आपने पढ़े हुए हैं। इससे क्या मिलती है, इस डॉक्ट्रिन से प्रोटेक्शन मिलती है, किसको, कंपनी को, अगेंस्ट व्हाट, आउटसाइडर। तो दैट मीन्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या ये कंपनी लायबल है टू पे दिस डेट, सॉरी यहां पे क्रेडिटर की गलती है, तो आप सिर्फ कितना पैसा, दैट मीन्स कंपनी 36 करोड़ के लिए लायबल नहीं है, सिर्फ कितने के लिए लायबल होगी, 30 करोड़ के लिए लायबल होगी। आगे पूछा गया क्या कंपनी के पास कोई रेमेडी है इस पैसे को रिकवर कर लेने की। देखिए तो हम यही कहेंगे कोई ऐसा रेमेडी नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके अगेंस्ट काम करता है, आपको इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कह सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, तो हल्का सा मे बी ट्रिकी रहा हो, लेकिन अगर आप हैंडल कर पाए हो
वुड हैव बीन वेरी गुड। लेकिन हाँ, हो सकता है कईयों ने इसके ऊपर इंडोर मैनेजमेंट की भी बात कर दी हो, क्योंकि उसमें एक केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवान का कुछ सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर, लेकिन वो यहां नहीं लगेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं कि ज्यादा लोन लेना है तो कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ ऐसा लिखा हो कि रेजोल्यूशन पास कराओ, तो इसलिए वो उचित नहीं रहेगा। तो ये आंसर यहां पे इस तरह से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से 4 नंबर का है। पूछा गया है कब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी मान लेंगे एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इजी हो गया, राइट। तो इसलिए मैं इसे इजी मान के चलूंगा। सेक्शन 13 के अंदर हम पढ़ते हैं कि कब हम इसे मान लेते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। हम मान लेते हैं, देखिए 3 पॉइंट इसके अंदर निकल के आते हैं। पहले में क्या है, या तो बायर क्या करे, इस कंडीशन को वो वेव कर दे तो वो वारंटी मान लिया जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेवरेबल नहीं है, मींस अलग अलग पार्ट में उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, बायर ने गुड्स क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्टेड द गुड्स। और तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि एक्सक्यूज अगर मिल जाए बाय इम्पॉसिबिलिटी, तो अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी हो ऑफ लॉ या अदरवाइज कुछ भी हो, तो इन दैट सिचुएशन अगर एक्सक्यूज मिल गया तो हम कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बड़ा है, 7 नंबर का आपको दिख रहा है। और आपसे पूछा गया है 5 सर्कमस्टांसेस बताइए जहां कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग चीज क्या था, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज ने मिलकर कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम इसे क्या कहते हैं, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट, कंसेंट दे दी, हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो 5 सर्कमस्टांसेस पूछे हैं, तो यहां पे 5 पॉइंट हमें बड़े सिंपल मिल जाते हैं सेक्शन नंबर 62 एंड 63 से। 62 के अंदर हम 3 चीजें पढ़ के आते हैं, देखिए नोवेशन, रिसीशन एंड ऑल्ट्रेशन। तो 3 पॉइंट आपको यहां से मिलते हैं, एंड 63 से आप 2 पॉइंट दे सकते हैं, डेट इज एक पॉइंट आपका रिमिशन एंड वेवर। तो इनके ऊपर लिखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। और 5 पॉइंट डायरेक्ट मैं कहूंगा, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। फ्रॉम माई साइड दिस क्वेश्चन वॉज इजी क्योंकि डायरेक्ट है। आगे पूछा गया है रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एक्ट के मुताबिक, कि रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड रूल्स बताइए, साथ में क्या रजिस्टर्ड ऑफिस हम बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन में 2 चीजें आ गई। 5 नंबर का प्रश्न है, अगेन मैं कहूंगा सेक्शन 13 ऑफ एलएलपी एक्ट के ऊपर है। और इस क्वेश्चन को भी जब हम लेके चलते हैं तो डायरेक्ट आंसर हमें सेक्शन 13 में निकल के आता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई साहब पहली बात, हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए किसके लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस इस काम के लिए चाहिए था, कोई भी देखिए कम्युनिकेशन करना है, अगर आपने एलएलपी के साथ तो कोई चिट्ठी पत्री भेजनी तो कोई एड्रेस होगा तभी बात बनेगा, या सरकार की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई नोटिस इश्यू होंगे तो एड्रेस चाहिए होता है। और रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट जो देगा नेचुरल है, उसमें 2 चीजें आती है, कौन देगा एंड आप किसको एंड किस तरह से देंगे। तो नेचुरल है कि एलएलपी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे, या तो एलएलपी खुद करे या उसके बिहाफ पे उसका कोई भी पार्टनर कर सकता है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर। रजिस्टर्ड ऑफिस तय करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, किसके पास देंगे, तो अंडरस्टूड है आप आरओसी के पास देंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस तय करने के लिए, तो इसके लिए बताया गया है मोड, मतलब किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आरओसी को दिए जाएंगे। तो ये आप दे सकते हैं बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, और नंबर 2 आता है आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हैं, या नंबर 3 आता है आप किसी भी प्रेस्क्राइब्ड जो कोई भी मोड तरीका बताया गया है उस तरह से आप दे सकते हैं। जहां तक सवाल है चेंज करने का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इसके लिए भी सेम सही आंसर कह लीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टूड है किसके पास करनी पड़ेगी, आरओसी के पास करनी पड़ेगी। फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, उसमें आप फाइलिंग करेंगे, साथ में प्रेस्क्राइब्ड फीस वगैरह लगेगी, और साथ में आरओसी क्या आपके ऊपर डाल सकता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो इंपोज कर सकता है। और अगर आपने चेंज कर लिया या रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह नहीं रखा, अगर आपने डिफॉल्ट वगैरह किया है, तो डिफॉल्ट से रिलेटेड सेक्शन 13 में देखिए पेनल्टी भी बताई गई है, और पेनल्टी जो है वो है ऑन एलएलपी, साथ में उनके पार्टनर्स के ऊपर है, और ये पेनल्टी है कम से कम
2000 और मैक्सिमम है ये 25,000 रुपए। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन था। आई विल से व्हेन डायरेक्ट क्वेश्चन इट इज इजी। देन आपसे पूछा गया पार्टनरशिप बताइए और उसके असेंशियल एलिमेंट्स बताइए और एक्सप्लेन कीजिए कोई भी दो एलिमेंट। तो मतलब उसने क्वेश्चन दो पार्ट में डाल दिया, एक पार्टनरशिप बताओ और पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही तो एलिमेंट्स हैं और कहता है लेकिन दो की डिटेल अच्छे से आप लिख के दो। तो 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा नहीं कह सकता ये टफ है, क्योंकि इससे आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो सेक्शन 4 में आप डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्टनरशिप। आप क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड। तो एक चीज पक्का होगी, एग्रीमेंट एक एसेंशियल निकला है। हु हैव एग्रीड, क्या एग्री किया है भाई? शेयर करेंगे क्या प्रॉफिट या लॉसेस, किसके? बिजनेस से। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट हो गए। और बिजनेस कैसे कैरी हो रहा है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, जो कि सबसे बड़ा टेस्ट है। तो अब आप चाहे डीड के ऊपर डिटेल लिख दीजिए, बिजनेस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, किसी भी दो एलिमेंट को आप डिफाइन कर दीजिए। और मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ने ना ये जो म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट है, एक ये क्वेश्चन आ गया, इसके अलावा आई विल से ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का सेम इसी चीज के ऊपर 3 क्वेश्चन डाल दिए। बताइए, तो इजी ही कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसमें एक टेक्निकलिटी आपको नजर आएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बी पार्ट 6 नंबर का है। आपसे पूछा गया वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले लिखा आप 16 साल के हैं, 50,000 का लोन लिया, पर्सनल काम के लिए लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप जवान हो गए, मेजर हो गए, आपने पैसे वापस नहीं दिए। क्या लैंडर आपके खिलाफ केस कर सकता है? तो आंसर इससे देखिए इजी तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप सारे जानते हैं एग्रीमेंट किसके साथ? माइनर के साथ। क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है। ये कहां पढ़ते हैं हम? सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन नंबर क्या? 11, क्योंकि सेक्शन 10 हम एसेंशियल पढ़ते हैं और सेक्शन 11 यही कहता है आप मेजर होने चाहिए। तो चाहे आप मेजर हो, माइनर के बाद आप मेजर भी हो जाएं तो आप लायबल नहीं होंगे। अगला हिस्सा, तो अगले हिस्से में पूछा गया जे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो एक सामान भेजेगा एक के को फॉरेन पोर्ट पे, लेकिन जे की जो गवर्नमेंट है, जो देश है, उसने वॉर डिक्लेयर कर दी है जहां पे वो पोर्ट सिचुएटेड है, एंड देयरफॉर वो सामान नहीं भेज पाया, लेकिन के केस करना चाहता है। क्या के केस कर पाएगा? देखिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 56 में हम पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट कह लो, या हम इसे कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई चीज परफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां क्या हो गया? आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया। दैट मीन्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सब कुछ ठीक था, तो यहां पे क्या होगा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से? यहां लगता है तो सेक्शन 2J जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं जो सीज हो जाता है, राइट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब बना सब ठीक था, लेकिन बाद में गड़बड़ होगी, तो हम इसे कहेंगे इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि यहां क्या था माइनर वाले केस में? वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही इनवैलिड है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 2 पार्ट हैं, 3-3 नंबर के हैं। अवल से अगेन क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, मेरी तरफ से तो 100% है। देखिए तो दिस गोज इजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का है। अगेन आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रश्न है। किसके ऊपर आ गया? ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते हैं, सेल एंड हायर परचेज के बीच में आप डिफरेंस पढ़ते हैं। तो दुनिया भर के हम वहां पे डिफरेंस करके आते हैं, जिसमें आप देखिए कई पॉइंट्स, क्योंकि 6 नंबर का है, कम से कम 6 पॉइंट जैसे पेपर में लिख देने चाहिए। मीनिंग हो गया, ऑनरशिप हो गया, जैसे हायर परचेज में आप ऑनर नहीं बनते हैं, हायर परचेज में आप पैसा दे सकते हैं किस चीज से? इंस्टॉलमेंट से। तो वो इंस्टॉलमेंट ऐसा तो है नहीं कि वो प्राइस कम होता जाएगा, क्योंकि हम उसे रेंट मानते हैं। डीड देखिए नेचुरल है, हायर परचेज में पक्का जरूरी है, राइटिंग में हूं। देन पार्टीज का नाम, जैसे इधर हम कह देते हैं कि बायर सेलर, उधर हायर परचेजर या हायर वेंडर दूसरी पार्टी को। देन पोजीशन क्या होगी? आप ऑनर होंगे, बायर होंगे, सेलर होंगे, टेनेंट, ये वो सब। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे हायर परचेज को हम क्या कर सकते हैं? टर्मिनेशन, ये वो। तो दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आता है अगेन पार्टनरशिप के ऊपर है, देखिए। और आप पढ़ते हैं सेक्शन 6 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि हम कहते हैं किस तरह से पता चलता है कि दो लोगों में रिश्ता पार्टनरशिप का है। तो हम कहते हैं जी मेन जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। नो डाउट बिजनेस करना भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, लेकिन मेन ये है।
लेकिन यहां मैं कहूंगा ये थोड़ा ट्रिकी जरूर रहा होगा आपके लिए। अच्छी चीज ये थी 6 नंबर का है, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, लेकिन कईयों में इंटरप्रिटेशन इश्यू जरूर निकलता है, तो यहां कुछ प्लस माइनस हो सकता है। और इंस्टीट्यूट अपने जब सजेस्टेड आंसर जारी करेगा तो अपनी प्रिजम्पशन पे भी वो कुछ चीजों को डिफरेंट वे में कह सकता है। जैसे डिस्कस करें, देखिए आपके पास एक कार है ए एंड बी के पास, आप पर्सनली इस्तेमाल करते हैं संडे और हॉलीडेज को, और भाड़े पे दे देते हैं बाकी दिनों में, और अर्निंग्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखा जाए हम सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन में क्लियरली पढ़ते हैं, किसके ऊपर पढ़ते हैं, को ओनर के ऊपर पढ़ते हैं। तो यहां दिख रहा है आपकी टैक्सी एक एसेट हो गया, एक प्रॉपर्टी होगी आपकी, तो हम कहते हैं को ओनर होने से यहां पे हम क्या कहते हैं, नॉट पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि मेन फीचर क्या है कि क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये आपका बिजनेस है, ऐसा नहीं लिखा। और दूसरा क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, क्या आप में है या नहीं है, तो हम इसका आंसर सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन से कहेंगे नहीं है। देन 2 फर्म है, दोनों में 12-12 पार्टनर है, और ये दोनों फर्म कंबाइन होंगी बाय एन एग्रीमेंट इनटू 1 फर्म। तो ये सीधा दिख रहा है, पहले से फर्म है, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे सेक्शन 6 लग रहे होंगे, तो यहां हम आंसर क्या दे देंगे, यस ये पार्टनरशिप है। अगला साफ ही लिखा है आप को ओनर हो, माना क्लियरली लिखा है हम बिजनेस करेंगे फॉर प्रॉफिट करेंगे, लेकिन देखिए मैंने कहा था मेन फीचर क्या है, वो है म्यूचुअल एजेंसी, उसके बारे में लिखा नहीं हुआ। इसलिए जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, हम उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं यस और नो, 2 तरीके से लिखते हुए। अगर हम कहते हैं यस प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स कंडीशनल हम आंसर दे रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी है, तो यस होगा। वरना सिंपल बिजनेस हो जाने से भी आप क्या नहीं बनते हैं, पार्टनरशिप। तो ये 2 तरीके से मेरे हिसाब से यह आंसर दिया जा सकता था। देन कहता कुछ इंडिविजुअल्स ने एक एसोसिएशन बनाई है, टू विच ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स 500 रुपए आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स, और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फ्री में, किसको, वॉर विडोज को। तो आप यहां प्रॉफिट के लिए काम नहीं करें, तो सीधा आंसर हो गया सॉरी ये पार्टनरशिप नहीं है। तो ये डायरेक्ट था, इजी। देन अगेन आप को ओनर हो और आप शेयर कर रहे हो बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड। तो डोंट यू थिंक ये और पहला पार्ट इन शुड, देखिए ये को ओनर वाले मैं कहूंगा 3 पॉइंट डाल दीजिए, और पहला और 5वां तो सेम है, तो ऑब्वियसली पहले और 5वें का आंसर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन छठा पार्ट, ए एंड बी ने कुछ कमोडिटी खरीदी एंड एग्री टू सेल द कमोडिटी विद शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अगेन मैं कहूंगा साफ दिख रहा है, आप कुछ खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो बिजनेस हो गया, राइट। एग्री किया है, एग्रीमेंट भी हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है, क्या म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, तो अगेन आई विल से द आंसर फ्रॉम माई साइड विल बी व्हाट, कंडीशनल, यस प्रोवाइडेड म्यूचुअल एजेंसी उनमें हो, क्योंकि सेक्शन 6 में वही टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता टीके ने ऑर्डर किया टिम्बर 1 इंच थिकनेस का, क्योंकि ड्रम्स बनाने हैं। सेलर ने एग्री किया मैं यस 1 इंच के भेज दूंगा, लेकिन जब उसने सामान भेजा थिकनेस 1 से 1.4 इंचेस के बीच में थी, तो दैट मीन्स क्वालिटी का इश्यू आ गया। टिम्बर वैसे ठीक है, और लेकिन टीके ने रिजेक्ट कर दिया। कहता बताइए क्या होगा। देखिए यहां पे हम 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सेक्शन है, हम यहां कोट कर सकते हैं। एक जैसे मैं कहूंगा आप सेक्शन 16 में पढ़ते हैं इंप्लाइड कंडीशन। कंडीशन किसकी होती है, क्वालिटी या फिटनेस की, राइट। ये भी साथ में कोट कर सकते हैं, लेकिन मेन आंसर आपका क्या है, हम इसे कहेंगे रेड विद सेक्शन 37 में हम क्लियरली किसके ऊपर पढ़ते हैं, डिलीवरी के ऊपर पढ़ते हैं। और डिलीवरी में क्या हुआ, आपने भेज दिया मिक्स्ड क्वालिटी, आपने 1 से लेके 1.4 इंचेस तक के ये टिम्बर आपने भेजी है, राइट। तो सेक्शन 37 ये कहता है, या तो आप क्या कर सकते हैं, वो 3 चीजें कहता है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, रिजेक्ट द रेस्ट, मतलब जितना सही है एक्सेप्ट कर लो, जो फिट है बाकी रिजेक्ट कर लो। लेकिन वो एक तीसरी ऑप्शन भी ये देता है, रिजेक्ट द होल। अब अपना क्वेश्चन देखिए, आपने क्या किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, क्या आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। क्या वो रिजेक्ट कर सकता है, यस, द आंसर इज यस। तो मेनली सेक्शन 37 के ऊपर हमें इसको कोट करके आना था। क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगेन ऑल से ये इजी लगना चाहिए।
शायद आप ये कहेंगे कि सर को तो सारे इजी इजी दिख रहे हैं, ये भी एक चीज है, लेकिन फिर भी देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम यही कहते हैं इजी है भाई। जहां जहां कुछ इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं, जैसे एक एक नंबर वाला क्वेश्चन था या वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला था, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगला प्रश्न फिर से 3 नंबर का है। आपने सामान बेचा, 500 बोरी वीट बेचे हैं, 50 किलोग्राम है एक बोरी का, 450 बोरियां जो जाएंगी ट्रांसपोर्ट रोड से जाएंगी, बाकी जो बायर है सीडी वो खुद ले गया 50। लेकिन हुआ क्या, जो ट्रांसपोर्ट से भेजे जाने थे 450 रोड ट्रांसपोर्ट से, ये जो बायर है ये हो गया बैंकरप्ट। ए बी स्टिल बीइंग अनपेड, तो ऑब्वियसली आप क्या बन गए, अनपेड सेलर हो गए, राइट। आप अनपेड सेलर हैं तो आपके राइट्स हैं। कहता उसने रास्ते में रोक लिया, तो हम ये राइट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ऑब्वियसली ये आपका राइट है, आप रास्ते में सामान रोक सकते हैं, लेकिन जब आपने रास्ते में सामान रोकना होता है, यहां सेक्शन नो डाउट 50 और नो डाउट आप सेक्शन 46 में तो अनपेड सेलर है ही, तो हम ये पढ़ते हैं रास्ते में आप सामान जब रोकते हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन हम क्या कहेंगे कि भाई गुड्स कहां हो, पक्का रास्ते में हो, भाई वो तो रास्ते में है। नंबर 2, बायर क्या हो गया है, बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो ये भी हमने क्वेश्चन में देख लिया, लिखा है वो बैंकरप्ट हो गया है। नंबर 3 हम ये पढ़ते हैं जो कैरियर है, ट्रक वाला जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब अगर वो सेलर का होगा फिर तो लियन लगेगा, अगर बायर का होगा फिर आप रास्ते में रोक नहीं सकते, तो वो इंडिपेंडेंट कैरियर होगा तभी आप उसे रोक सकते हैं। नाउ स्टॉपेज लग जाएगा तो हम कहेंगे यस लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब आप इंसॉल्वेंट होते हैं तो कोर्ट की तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसे कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर। वो कहता है ये हो गया जी इंसॉल्वेंट, क्योंकि इसने बैग खरीदे हैं तो इसलिए ये बैग मेरे को मिलनी चाहिए। देखिए क्या उसको मिलेंगे, तो ये आंसर डिपेंड करता है क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, कि ऑनरशिप किसकी है। तो सीधा सीधा अनपेड सेलर आप हैं, आपका हक बनता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो हम ये लेके चलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अभी ये शॉर्ट में लिखूंगा, देखिए ये ट्रांसफर नहीं है, इसलिए सेलर का हक रहेगा, इसलिए वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है, उसके सारे पॉइंट भी यहां सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगला मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। 1 नंबर का पूछा है तो सिंपली आप कहेंगे, देखिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक पूछ रहा है तो कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, शेयर कैपिटल, राइट। और उसकी क्लासिफिकेशन पूछी है, क्लासिफिकेशन आप सारे जानते हैं, सबसे पहले क्या आती है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर क्या आती है इश्यूड, फिर क्या आती है सब्सक्राइब्ड, फिर क्या आती है कॉल्ड अप, फिर क्या आती है पेड अप, राइट। तो इस तरह से 5 लिखी, एक एक नंबर सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आपको ये मीनिंग आते हैं, आपने डेफिनेशंस के अगर सेक्शन भी लिख दिए, जैसे ये 2 सबसेक्शन 8 में आता है, ये आता है सबसेक्शन 50 के अंदर, सब्सक्राइब्ड आता है 86 के अंदर, कॉल्ड अप आता है 15 के अंदर, पेड अप आता है 64 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 64 के अंडर। तो इजी अब से अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहीं से देख सकते हो, इससे आसान क्या होगा। और ये पूछा बताइए उसकी क्या 3 सेलिएंट फीचर्स हैं। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन नॉर्मल ही था ये भी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में काफी कुछ कवर हो जाता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप सारे जानते हैं, ये एक ब्रांच है किस चीज की, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आ जाता है, अदर देन बाय वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक, और हम ये क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज नेवर इंटेंडेड, देन हम क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ क्रिएट करता है, और इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जिसका मतलब है नो वन शेल गेन एट व्हाट एक्सपेंस ऑफ अनदर, राइट। तो सेलिएंट फीचर्स में यही कहेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली जैसे 68 से 72 में आप पढ़ते हैं, 71 में आप पढ़ते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये वो, तो मेन आप ये कहेंगे यहां कुछ ना कुछ क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व है, ये आपका राइट है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब यहां पे आकर के आपको कोर्ट हेल्प दे रहा है कि यस हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। देन ये कॉन्ट्रैक्ट बना किससे नहीं बना, नॉट बाय एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट थोड़ा हुआ है, बट बाय व्हाट
बाय लॉ। तो 3 फीचर जैसे उसने पूछे, ये आप किसी तरीके से कुछ 1-2 पॉइंट आपने अलग से भी लिख दिए होंगे, डज नॉट मैटर। तो जो भी आप कुछ कन्वे कर पा रहे हैं वो चीजें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लॉ ने किसी सेक्शन में फीचर लिख के दी हो। तो ये आप कुछ भी, जो भी पॉइंट आपके ठीक बनेंगे, इंस्टीट्यूट को नंबर देने चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है, शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स इज नॉट कॉन्क्लूसिव एविडेंस। देखिए यही मैं कह रहा था, पार्टनरशिप का ये सेक्शन 6 जिसके ऊपर क्या आता है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और टेस्ट में मेन पॉइंट बताई क्या गया है, म्यूचुअल एजेंसी। तो देखिए सिर्फ प्रॉफिट लेना कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। कमेंट द स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि आप किसके ऊपर लिख के आएंगे, म्यूचुअल एजेंसी पे लिख के आना था 4 नंबर। तो मैं कहूंगा 3 क्वेश्चन सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, उसी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी है, जिसके ऊपर सेक्शन 6 में टेस्ट है, तो सेम आया है ये। देन अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से तो आसान है बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने तो क्लास में भी करवाए हुए हैं। आप एक प्राइवेट लिमिटेड हो BC और आपकी एक सब्सिडरी है KL। आप दोनों के पास, आपके पास 90,000 और आपकी सब्सिडरी के पास 70,000 शेयर्स हैं, एक तीसरी PQ के। तो देखा जाए आपके टोटल शेयर कितने होंगे, 1,60,000। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ कहता 30 लाख है, उसके 3 लाख इक्विटी शेयर हैं। तो 3 लाख का अगर आप परसेंटेज यहां निकालेंगे, साफ दिख रहा है मोर देन 50%। और हम पढ़ते हैं 2 सब सेक्शन 87 में सब्सिडरी कैसे बनती है आपकी, कि आपने मोर देन 50% शेयर ले लिए हैं, चाहे कैसे ले लिए हैं, सेल्फ ले लिए हैं या क्या ले लिए हैं, विद सब्सिडरी या विद सब्सिडरीज या सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, ये पॉइंट लग गया तो आप बन गए सब्सिडरी। तो आपसे पूछा यही गया है कि बताइए वेदर PQ लिमिटेड इज सब्सिडरी, द आंसर इज यस। क्या आपका आंसर होगा, अगर KL कौन सी थी, देखिए ये वाली आपकी सब्सिडरी जो थी, अगर वो 1,60,000 खुद ले ले तो कोई चक्कर नहीं है, इसमें भी आंसर क्या रहेगा, तभी आप सब्सिडरी रहेंगे। यस, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, डीम्ड सब्सिडरी, या कहते हैं सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी भी आपके लिए क्या है, ये आपकी सब्सिडरी मान ली जाएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 हिस्से थे, इजी। सो ओवरऑल मेरा व्यू यही है कि जो आपका लॉ का पेपर रहा है, बिजनेस लॉज वाला पार्ट, मैं क्वेश्चन को 2 क्वेश्चनों को छोड़ते हुए मैं ट्रिकी की बात नहीं करूंगा और ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं करूंगा। एक एक चीज जहां तक मेरा सवाल है एज ए टीचर पढ़ाने का कवर भी करवाई हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल किसी भी बच्चे के हिसाब से कहूं, मेरा मानना यही है, पेपर वॉज इजी, दैट इज माई पर्सनल व्यू। तो यहां पे मैं इसे समाप्त करता हूं। हैव अ गुड टाइम एंड गुड लक फॉर योर रेस्ट ऑफ एग्जाम्स। गॉड ब्लेस।